नमस्ते भी सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विक्रम शर्मा आपको फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो पेपर चल रहा है वो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड के लिए सेकंड पेपर चल रहा है, और जो बीएससी सेमेस्टर सेकंड है उनके लिए अपनी जो दोनों के लिए फर्स्ट यूनिट है वो चल रही है। अभी हमने फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रखी है। उस फर्स्ट यूनिट का नाम है अदिश एवं सदिश राशियाँ गणितीय पृष्ठभूमि, जिसमें हमने कल पढ़ लिया था भौतिक राशियाँ क्या होती है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो सदिश योग के नियम है, जो सदिश योग के नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भी सदिश योग के नियम है वो क्या होते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा सदिश योग के नियम, सदिश योग के नियम। भाई सदिश योग के नियम सभी को पता है। भी सदिश योग के 3 नियम होते हैं। सदिश योग के कितने नियम पढ़ रहे हैं हम? 3 नियम पढ़ रहे हैं। तीनों नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखिए ये नियम क्या कहता है। ये नियम बोलता है कि किन्हीं दो सदिशों को हम मान लिया हमारे पास में 2 सदिश है P और Q। जैसे ये अपना एक सदिश हो गया, जैसे P है, ये सदिश हमने मान लिया कि हमारे पास में सदिश P है। यानी किन्हीं 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 क्रमांगत भुजाएं, अपने त्रिभुज की 2 क्रमांगत भुजाएं, जैसे ये इधर और ये इधर, इनको बोलते हैं हम क्रमागत, यानी इधर और इधर। इस प्रकार से 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में रखें तो ये जो तीसरी भुजा है जो त्रिभुज को बंद करने वाली होती है, ये विपरीत क्रम में होगी और ये परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ये किसको व्यक्त करती है? जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, परिणामी सदिश होता है, उसको व्यक्त करती है। यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? यानी जैसे देखिए हम किन्हीं 2 सदिश P और सदिश Q है, इनको त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में निरूपित करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा अर्थात तीसरी भुजा है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यानी जो परिणामी होगा उसका जो परिणामी सदिश निकल करके आएगा वो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर के रूप में होता है। ये सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अगर हम इसकी परिभाषा को लेकर के बात करना चाहें तो इसकी जो परिभाषा लिखेंगे हम वो लिखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा है वो क्या बन जाएगी भी, तो परिभाषा हो जाएगी अपनी, यानी किन्हीं 2 सदिशों को त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में निरूपित करें तो त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा, त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा अर्थात अंतिम या तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, अंतिम भुजा विपरीत क्रम तथा समान परिमाण में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। परिणामी सदिश को
व्यक्त करती है। ये अपनी परिभाषा हो गई, ये अपनी परिभाषा हो गई। ये सदिशों का त्रिभुजीय नियम है भी, यानी कोई भी दो सदिश है, इनको एक क्रमागत भुजाओं के रूप में रखना है और जो तीसरी जो भुजा होगी वो परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। आगे 2 नंबर पे अपना रूल आता है, वो आता है पैरेललोग्राम रूल भी, यानी सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं के रूप में निरूपित करें तो उन आसन भुजाओं के कटान बिंदु से निकलने वाला जो विकिरण होगा वो परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये इनकी परिभाषा होती है। सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या कि किन्हीं दो सदिशों को समान परिमाण में, 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में, आसन भुजाओं से यहाँ पे क्या मतलब है? आसन भुजाएं क्या होती है? यानी वह भुजा जिनका कटान बिंदु एक ही हो, जिनका केंद्र पॉइंट एक ही होता है। जैसे एक भुजा इधर निकल रही है, एक भुजा इधर निकल रही है, इसका सेंटर पॉइंट एक ही है, मतलब ये दोनों है वो आसन भुजाएं हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी आसन भुजाओं के रूप में यानी किन्हीं 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में निरूपित करें तो इनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकिरण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये इनकी जो डेफिनेशन है, इसका हमें डायग्राम बनाना है। तो देखिए भी, हमने मान लिया कि 2 यहाँ पे क्या है, एक तो वेक्टर है अपने पास में P है और एक वेक्टर है अपने पास में Q वेक्टर है। 2 सदिश हो गए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। ये Q है तो ये भी Q होगा और ये P है तो ये भी P होगा। अब देखिए अभी इनका जो परिणामी सदिश है वो होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये है इसका परिणामी सदिश R वेक्टर। अब इन R वेक्टर का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमने क्या करते हैं अभी हम इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक परपेंडिकुलर है वो डालते हैं, ठीक है ना। ये रचना की हमने, यानी यहाँ पे इसको नामांकित कर लेते हैं। A आ गया यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे C आ गया और ये D आ गया और ये E आ गया, ठीक है। तो इसको हमने नामांकित कर लिया। देखिए अब देखिए ये P आ गया, ये D, और ये जो एंगल है ये एंगल है अपना अल्फा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। अब देखिए भी हमें ये जो R है, ये R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखिए, जो अपने पास में त्रिभुज है, बड़े वाला त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है अभी पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर यानी AC की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर यानी AD की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी DC की होल स्क्वायर। ये हो गया। AC की वैल्यू अपने पास में R वेक्टर, इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू AD। देखिए आप, AD को मैं लिख सकता हूं AB प्लस में BD, AB प्लस में BD। तो AB प्लस में BD, इसकी होल स्क्वायर प्लस में CD या DC की होल स्क्वायर। अब देखिए आगे भी हमारे पास में वैल्यू किन किन की है? AB की वैल्यू है हमारे पास में P है, BD की वैल्यू नहीं है अपने पास में, ना ही CD की वैल्यू है। तो सबसे पहले ये हमें CD की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो ये जो त्रिभुज, हम इस त्रिभुज में हम निकालेंगे भी। तो त्रिभुज BDC में सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सभी को पता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो लंब है वो क्या होगा? लंब हो जाएगा अपने पास में CD और कर्ण फिर ये हो ही जाएगा BC। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू CD की वैल्यू अपने पास में है नहीं और इसकी वैल्यू अपने पास में Q। तो CD की तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में Q साइन थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगी? Q साइन थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में Q साइन थीटा। ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम बात करेंगे कोस थीटा को लेकर के। किसकी बात करेंगे हम? कोस थीटा को लेकर के। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा अभी? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और इस त्रिभुज में आधार क्या है भी? BD है और कर्ण क्या है फिर? BC है। कर्ण यहाँ पे क्या है? BC। तो BD इज इक्वल टू BC कोस थीटा आ जाएगा। तो BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू है Q कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। ये हमने मान ली समीकरण नंबर 1 है, ये हमने मान ली समीकरण नंबर 2 है और ये हमने मान ली समीकरण नंबर 3 है। वैल्यू रख देंगे, आंसर है वो आ जाएगा। तो वैल्यू देखिए, अब हम लिख रहे हैं आगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? इस समीकरण से समीकरण 1, 2 व 3 से R वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है अपने पास में, देख लेना, इसमें P वेक्टर है, प्लस में BD की वैल्यू ये रही Q वेक्टर कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो उसमें प्लस आ जाएगा। CD की वैल्यू अपने पास में ये रही Q वेक्टर साइन थीटा, Q वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आगे इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे। तो सोल्व करेंगे तो भाई देखिए R वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको A प्लस B से, तो A स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर यानी Q वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB यानी 2P वेक्टर Q वेक्टर और कोस थीटा प्लस में इसका स्क्वायर यानी Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया।
इसमें देखिए अभी क्यू स्क्वायर इसमें कॉमन है, क्यू स्क्वायर इसमें कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्यू वेक्टर का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे बच गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या गया 2p वेक्टर q वेक्टर कोस थीटा। सभी को पता है क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस में q वेक्टर प्लस में 2p वेक्टर q वेक्टर कोस थीटा। ये अपने आ गया क्या परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। या यहाँ पे हम r का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। क्या लग जाएगा अंडर रूट p वेक्टर का स्क्वायर प्लस में q वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर p वेक्टर कोस थीटा। ये आ गया अपने इसका फॉर्मूला, ये आ गया अपने इसका फॉर्मूला आ गया। ये तो r वेक्टर निकालने के लिए है, ठीक है। ये अपना था अभी समांतर चतुर्भुज नियम था। ये कौन सा नियम था? समांतर चतुर्भुज दिख रहा है क्या अभी? अब देखिए आगे, अगर हमें एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, क्या निकालना हो अपने को? कोण। एंगल निकालना हो, कोण निकालना हो, यानी ये जो है ये कितने एंगल पे है, तो इसमें ये एंगल लगाएंगे इसमें। तो जैसे tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा क्यों ही लगाएंगे? क्योंकि अपने पास में ये दोनों वैल्यू है। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी CD, यानी tan अल्फा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो CD अपॉन क्या आएगा अभी? अरे AD आएगा, अपॉन क्या आएगा? AD, ठीक है। अब देखिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD की वैल्यू है अपने पास में Q साइन थीटा। क्या है वैल्यू? Q साइन थीटा। AB की वैल्यू है अपने पास में P वेक्टर प्लस में BD की वैल्यू है अपने पास में Q वेक्टर कोस थीटा। Q वेक्टर कोस थीटा। ये अपने पास में अगर एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर अपने को निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर की वैल्यू हमें दी हुई होगी, ठीक है, और इन वेक्टर के मध्य जो एंगल है वो भी दिया हुआ होगा। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ये अपने समांतर चतुर्भुज नियम था अभी, ठीक है। अब जो तीसरा नियम आता है वो आता है पॉलीगन रूल। ये जो तीसरा, ये हमने पढ़ लिया, अभी कुछ नहीं किया अभी तक मैंने दो नियम देखे हैं, ठीक है। तो इसमें आगे हम बात करेंगे पॉलीगन रूल की। किसकी बात करेंगे? बहुभुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम। 3 नंबर पे हम बात करेंगे सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम क्या होता है? यानी यह जो नियम होता है, अभी तक हमने दो सदिशों के लिए पढ़ा था। अगर दो से ज़्यादा सदिश हो तो इनका परिणामी वेक्टर क्या होगा, यह नियम बताता है। तो इस नियम के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है? यानी किन्हीं दो या दो से अधिक सदिशों के, किन्हीं दो या दो से अधिक सदिशों को एक खुले बहुभुज के रूप में, एक खुले बहुभुज के रूप में निरूपित करें तो
बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा अर्थात अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ठीक है, ये नियम हो गया अभी। यानी कि हमने मान लिया कि ये अपने पास में कोई भी एक सदिश है P और एक क्रम में निरूपित करना है अपने को। ये हो गया अपने पास में Q वेक्टर, ये हो गया अपने पास में R वेक्टर, R नहीं हमने मान लिया S वेक्टर या T वेक्टर, या ये हो गया अपने पास में S वेक्टर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 सदिश हो गए हैं, 4 सदिश हो गए हैं। तो जो अंतिम जो सदिश होगा जो इस बहुभुज को बंद कर रहा होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर को प्रदर्शित करता है, यानी ये परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। ये होता है पॉलीगन रूल, ये होता है पॉलीगन रूल। जैसे अब हम लिखना चाहेंगे तो इसका R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस में Q वेक्टर प्लस में T वेक्टर प्लस में S वेक्टर, ये होता है पॉलीगन रूल। ठीक है, यानी इसकी हम लिखना चाहें यहाँ पे तो ये हो जाएगा P वेक्टर प्लस में Q वेक्टर। अगर ये लिखना चाहें तो साथ में ये सेम आएगा, साथ में आ जाएगा प्लस T वेक्टर। ठीक है ना, इस प्रकार से ये होता है। तो ये अपने सदिश योग के तीनों नियम थे। सदिश योग के नियमों की सहायता से हम सदिशों का योग करते हैं। ठीक है, और ये कितने नियम थे? 3 नियम। पहला त्रिभुज नियम होता है। त्रिभुज नियम क्या होता है? अभी मैंने बता दिया कि 2 क्रमागत भुजाएं, त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में किन्हीं 2 सदिशों को निरूपित करें तो तीसरी भुजा होगी जो त्रिभुज को बंद कर रही होगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी भी। दूसरा हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है कि कोई भी 2 सदिश होते हैं उनको समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं के रूप में हम निरूपित करते हैं, तो उसके कटान बिंदु से जो निकलने वाला विकिरण होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो R इज इक्वल टू अंडर रूट में P वेक्टर का स्क्वायर प्लस में Q वेक्टर का, यानी पहले सदिश का स्क्वायर प्लस में दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू पहला सदिश इंटू दूसरा सदिश कोस थीटा का अंडर रूट होता है। अगर हम बात करें उसके एंगल की तो tan अल्फा इज इक्वल टू वो फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, यानी एक वो इधर वाला लंब अपोन में जो आधार वाला जो फॉर्मूला, ये हमने सूत्र है वो निकाले थे भी, ये रहा। इस प्रकार से हमारे जो तीनों नियम हैं, एक तीसरा था पॉलीगन रूल। तीसरा कौन सा था? पॉलीगन रूल, यानी किन्हीं 2 या 2 से अधिक सदिशों को एक क्रम में एक खुले बहुभुज के रूप में निरूपित करें तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा अर्थात अंतिम जो भुजा है वो रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करती है। ठीक है ना, इसे हम पॉलीगन रूल कहते हैं। ये तीनों नियम थे भी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सदिशों के वियोजन पढ़ेंगे भी। कोई भी अपने पास में सदिश है, उनके जो घटक हैं वो क्या होते हैं, इनके घटकों का योग किसके बराबर होता है, वो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, यूनिट है वो पॉइंट टू पॉइंट लगातार आगे चलती जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप है ना कंटिन्यू वीडियो देखिएगा और अपने जो नोट्स है वो तैयार कीजिएगा भी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।